नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर दमोह से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जल्दबाजी में पॉजिटिव मरीज को नेगेटिव बता दिया गया और नेगेटिव बताकर अस्पताल से उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। कोरोना पॉजिटिव ने वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है। मरीज ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये बड़ी खबर दमोह से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की भारी लापरवाही देखने को मिली है। यहां स्वास्थ्य विभाग ने जल्दबाजी में एक पॉजिटिव मरीज को नेगेटिव बताकर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। कोरोना पॉजिटिव शख्स ने वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी और मरीज ने प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो जल्दबाजी में ये स्वास्थ्य विभाग का कदम कितना घातक हो सकता है, कितना बड़ा नुकसान इससे हो सकता है, ये सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर किसी संक्रमित व्यक्ति को आप नेगेटिव बताकर, पॉजिटिव व्यक्ति को आप कोरोना नेगेटिव बताकर छुट्टी दे देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, इस दौरान वो कई लोगों के संपर्क में भी आ सकता है और वो लोग भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। ये बड़ी लापरवाही, भारी लापरवाही दमोह स्वास्थ्य विभाग की है और बताया जा रहा है कि जल्दबाजी में ये कदम उठाया गया और इसकी जानकारी खुद कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने वीडियो बनाकर दी है। कई गंभीर आरोप स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर इस शख्स ने लगाए हैं वीडियो के जरिए। तो एक बार फिर आपको बता दें, ये गंभीर लापरवाही दमोह स्वास्थ्य विभाग की तरह की हुई है। दमोह स्वास्थ्य विभाग ने जल्दबाजी में एक पॉजिटिव कोरोना संक्रमित व्यक्ति को नेगेटिव बताकर उसे डिस्चार्ज कर दिया और हालांकि ये मामला सामने नहीं आता क्योंकि जो खुद संक्रमित शख्स है, व्यक्ति है, उसने एक वीडियो बनाया और जारी कर दिया ये वीडियो। धर्मेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। धर्मेश, ये वाकई में बहुत बड़ी लापरवाही है और भी लोग संक्रमित हो सकते हैं। अगर ऐसे शख्स को आपने डिस्चार्ज कर दिया, वो और लोगों के संपर्क में भी आ सकता है। क्या कह रहा है स्वास्थ्य विभाग, क्यों इसे पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया? जी प्रसाद जी, मैं आपको बता दूं, ये 10 तारीख को महाराष्ट्र से युवक दमोह पहुंचा था, जो गड़ाकोटा में अपने मामा के यहाँ पहुंचने के बाद में और बाइक से मामा के माध्यम से दमोह तक पहुंचा था, जिसने 10 तारीख को अपने गांव पहुंच करके सर्रा में बताया था सचिव को कि मैं महाराष्ट्र से आया हूं और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैं संक्रमित ना हो गया हूं, इसलिए मेरा टेस्ट वगैरह करवाया जाए। जिसके बाद में सचिव के द्वारा इसको गंभीरता से नहीं लिया गया और यह 10 तारीख को टेस्ट ना हो करके और उसको किसी भी प्रकार से क्वारंटाइन न कर करके और 11 तारीख को उससे बोला गया कि वो तेंदुखेड़ा पहुंचे और वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचने के बाद में उसकी जांचें की गई। 2 दिन उसको भर्ती रखा गया और 13 तारीख को उसको दोपहर में कह दिया गया है कि तुम नेगेटिव हो और अपने घर चले जाओ। तो वहां से अपने घर को वापस पहुंचता है, लेकिन शाम को उसी दिन उसके यहाँ एक कॉल आता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं और आप किसी के संपर्क में ना आए। और इस प्रकार से जिला प्रशासन है अपनी हरकत में आया और उसके लिए गलत है वहां से और जिला अस्पताल के लिए आइसोलेशन वार्ड भेजा गया। बाकी इस बीच सबसे बड़ी लापरवाही वाली ये बात रही कि उसको इतने जल्दबाजी में और शीघ्रता से क्यों ये कह दिया गया कि आप नेगेटिव हो और आप अपने घर जाइए। इस बीच जब वो घर पहुंचा तो गांव में बताया जा रहा है कि शायद किसी के संपर्क में आया हो। उसने चिंता भी जताई हुई है और परिवार में उसने सीधा यही अपने बयान में कहा है कि प्रशासन के द्वारा जो धर्मेश, रिपोर्ट आने से पहले ही नेगेटिव बता दिया गया था इस शख्स को, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो ये नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव निकला है, कोरोना संक्रमित निकला है। इसके बाद स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए और इसके बाद इसे आइसोलेशन में रखा गया। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए धर्मेश। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर नरसिंहपुर से है। बड़ी खबर है ये, पुलिस टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया। आरोपी की तलाश में टीम यहां पर गई हुई थी। पुलिस और आरोपी पक्ष के बीच मारपीट हुई है। 4 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर नरसिंहपुर से है, जहां पुलिस टीम को ही लोगों ने निशाना बना दिया। दरअसल आरोपियों की तलाश में नरसिंहपुर में पुलिस टीम गई हुई थी और जो आरोपी हैं उन्होंने पुलिस को ही निशाना
बना दिया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। इसके बाद पुलिस और आरोपी पक्ष के बीच मारपीट भी हुई है। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आशीष जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं नरसिंहपुर से और जानकारी के साथ। आशीष, क्या मामला था, क्यों पुलिस इनकी खोज में गई थी और क्या पर्याप्त पुलिस बल नहीं था पुलिस के साथ? जी प्रशांत, ये तेंदुखेड़ा में 15 दिन पहले कोई मारपीट हुई थी। उस मामले में एक जो पलवा थाना का कोठिया गांव है, यहाँ पे एक आरोपी है जी। और इस आरोपी का जब नाम आया है तो उसके बाद लगातार पेट्रोलिंग की जा रही थी। पलवा थाना की टीम उस गांव में पेट्रोलिंग करती हुई गई। जाहिर तौर पे आरोपी की तलाश की जा रही थी। जहां जहां टीम थी, 2-3 टीम बनाई है पलवा थाने ने, वो अपने अपने स्तर पे जो उनको जानकारियां लग रही थी वहां जाके तलाश कर रही थी। तो जब ये कोठिया पहुंची है टीम, वहां पे जो आरोपी पक्ष हैं उन्होंने हमला किया है। उनके साथ हाथापाई भी हुई है, साफ आप देख सकते हैं। हाथापाई के बाद एक शख्स दौड़ते हुए आता है रोड की ओर से और जो आरक्षक है कृष्णकांत, उसके सिर पे ईंट से वार करता है, जिसके बाद कृष्णकांत घायल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और इसके बाद जब ये सारी बात पुलिस महकमे के अधिकारियों तक, आला अधिकारियों तक पहुंचती है तो कृष्णकांत को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। साथ ही 4 आरोपी जो हैं नामजद, उनके खिलाफ इस मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज की गई है कि खाकी पे इन्होंने प्रहार किया है। और इन 4 आरोपियों की तलाश पलवा थाना की पुलिस जो है वो बड़ी शिद्दत से कर रही है, लेकिन अभी तक तलाश ही जारी है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बिल्कुल गिरफ्तारी नहीं हो सकी और लगातार इनकी तलाश जारी है। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर पुलिस टीम पर ही लोगों ने हमला बोल दिया। नरसिंहपुर का ये मामला है। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, झूमा झटकी होती हुई भी नजर आ रही है। पुलिसकर्मी और जो आरोपी हैं उनके बीच दरअसल इनकी खोजबीन में गई हुई थी पुलिस। आखिरकार जब हमला कर दिया गया तो इसके बाद एक पुलिसकर्मी इस हमले में घायल भी हो गया है। आशीष, जो नजर आ रहा है तस्वीरों में, इसमें महज 2 पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, यानी कि इन हालातों का अंदाजा नहीं था क्या पुलिस महकमे को? ऐसा भी हो सकता है, आरोपी वहां पर इकट्ठे भी हो सकते हैं समर्थकों के साथ। कम संख्या में जवान हैं, कर्मचारी हैं और ग्रीन जोन है, तो इसके चलते बड़ी शक्ति के साथ सीमाओं पर पुलिस तैनात है। तो कहीं ना कहीं थाने में जो जवानों का संकट है, आरक्षकों का संकट है, वो तो पहले से बना ही हुआ है। साथ ही 100 डायल में भी कुछ आरक्षकों की ड्यूटी होती है। इस लिहाज से बड़ी कम पुलिसिंग में ये काम चल रहा है। और स्वाभाविक तौर है कि जब भी खाकी कभी किसी गांव में पहुंचती है तो इस तरह हमले की आशंका होती नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा मामला हो गया, कैसे बात बिगड़ी और गांव के जो आरोपी पक्ष के लोग थे वो झूम पड़े। फिर बात बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ गई कि आरोपी आरक्षक जो आप देख रहे हैं वो पैर भी पकड़ रहा है, जाने भी नहीं दे रहा कि मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें। ये सारा वाकया होता रहा और इसी बीच में कोई भीड़ में से एक उनके पक्ष का लोग ईंट का जो टुकड़ा है वो लेके आए हैं और फिर कृष्णकांत के सिर पे मारा है। ये सारा वाकया पूरे गांव के सामने घटता रहा है और एक पुलिसकर्मी बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, हाथ में डंडा रखे हुए हैं। बस इन 2 लोगों के बीच में ये सारा वाकया होता रहा। बहुत सारे लोग जो है कैमरा चलाते रहे, वीडियो बनाते रहे, लेकिन ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मामला हो जाएगा। और उसके बाद अब पुलिस जो है वो मामले की जांच में जुटी है। तो कहीं ना कहीं देर तो हो गई है, लेकिन जो खाकी का खौफ था वो नजर नहीं आया इन लोगों को। ठीक है, अब तलाश की जा रही जो आरोपी हैं, जो पुलिस पर हमला करने वाले लोग हैं, वो अभी फरार हैं। बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त दिल्ली से एक और बड़ी खबर है। आज शाम सीबीएसई परीक्षा की नई तारीख जारी होंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। शाम 5 बजे 10वीं और 12वीं परीक्षा की तारीखों का ऐलान होगा। नई तारीखें जारी कर दी जाएंगी। ये बड़ी खबर है राजधानी दिल्ली से। आज शाम सीबीएसई एग्जाम की नई तारीखें बता दी जाएंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री एचआरडी मिनिस्टर ने इसकी जानकारी दी है। बताया गया कि शाम 5 बजे 10वीं और 12वीं कक्षा के एग्जाम, उनके जो पेपर हैं वो किन किन तारीखों में रखे जाएंगे, एग्जाम लिया जाएगा, ये शाम 5 बजे आज बताया जाएगा। उन तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि कुछ एग्जाम चल भी रहे थे और जो जो पेपर हो चुके हैं और जो बच गए थे, पेपर जो छूट गए थे, उन पेपरों का एग्जाम लिया जाना है। और आज शाम 5 बजे 10वीं और 12वीं के जो बचे हुए पेपर हैं उनका एग्जाम किन डेट्स में होगा, किन तारीखों में होगा, ये आज शाम 5 बजे साफ हो जाएगा। और सीबीएसई की परीक्षा की ये नई तारीखें
बताई जाएंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी जानकारी दी। शाम 5 बजे वो तारीखें, डेट्स डिक्लेयर हो जाएंगी। जो बचे हुए पेपर हैं वो किन किन डेट्स में, किन तारीखों में लिए जाएंगे, ये शाम 5 बजे बताया जाएगा। 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड एग्जाम और इनके कुछ बचे हुए पेपर हैं वो सीबीएसई अब कंडक्ट करने जा रहा है और उनकी डेट्स जरूर आज शाम 5 बजे तक डिक्लेयर हो जाएंगे। हालांकि पहले ही ये कहा गया था कि जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो अपनी तैयारियां करते रहें। एग्जाम की जो बचे हुए पेपर हैं, एग्जाम होंगे और जैसे ही हालात कुछ हद तक सामान्य होंगे, तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो स्वाभाविक है कि जो 10वीं और 12वीं में इस वक्त छात्र छात्राएं हैं वो पहले से तैयारियां कर रहे होंगे। जो भी पेपर उनके रह गए थे, छूट गए थे। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, जाइएगा नहीं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी इस वक्त देश भर के सीनियर जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और राहुल गांधी अलग अलग मुद्दों पर इस वक्त समय समय दो चीजें मैं कहना चाहता हूं और थोड़ा मैं शायद अंग्रेजी में भी बोल दूं कि जो मेरे साउथ के जो मित्र हैं उनको भी थोड़ा वो भी इसको प्रयोग कर सकें। रणदीप, इट्स ओके, शुड आई स्पीक इन इंग्लिश? Absolutely, sir. For our friends from South India, there was a demand, sir. So, India is in a crisis and everybody is in a crisis. Small businesses are in a crisis. They are future employment. Farmers are in a crisis. Laborers are in crisis. And our people, it is heartbreaking to see our people, millions of our people, walking on the highways with no food, no water. I don't want to make a political statement, but I have a serious reservation about the nature of the package that the government has given. And I would like the government to reconsider. It is good that they have taken this step. It's not a bad step. But the most important thing right now is that we put money directly into the hands of our poor people. When a child has an accident or gets hurt, the mother or the father do not give him a bank loan. They do not give him credit. A mother is ready to give whatever food she has to her son or her daughter. And that is the spirit that the government of India should employ. The government of India should not worry about what the foreigners are going to say, what the agencies are going to say. The government of India should have faith in our small and medium businesses, should have faith in our people, in our farmers, faith in the people who are walking on the streets, and immediate. तो राहुल गांधी इस वक्त देश भर के बड़े पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी बातें भी पत्रकारों के सामने रख रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, संपत्ति कर जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई। 31 मई तक अब विवरण जमा कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह फैसला हुआ है। सीएम बघेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो ये खबर रायपुर से है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने बताया कि संपत्ति कर जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है और अब संपत्ति कर 31 मई तक जमा कर सकते हैं। इसका विवरण 31 मई तक जमा कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ये फैसला हुआ है ताकि लोगों की परेशानी ना बढ़े और इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। ट्वीट कर उन्होंने ये जानकारी दी है कि संपत्ति कर जमा करने की तारीख को बढ़ाया गया है। आप अपना विवरण 31 मई तक जमा कर सकते हैं। तो ये राहत वाली खबर भी कह सकते हैं लोगों के लिए, क्योंकि
कोरोना संक्रमण का दौर है, लगातार सख्ती पूरे देश में बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी सख्ती बढ़ती जा रही है और उस लिहाज से संपत्ति कर जमा करने की तारीख भी बढ़ाई गई। और बड़ी खबर उमरिया से है, जहां उमरिया में कोरोना ने दस्तक दे दी है। एक मजदूर की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई है, कोरोना पॉजिटिव आई है। मुंबई से उमरिया आया था ये मजदूर, तो उमरिया जिला में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। कोरोना की एंट्री हो गई है उमरिया जिले में और इसकी वजह आपको बता दें कि एक मजदूर जो कि मुंबई से उमरिया आया था और इसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो उमरिया जिला लगातार कोरोना संक्रमण से बचा हुआ था, लेकिन अब इस जिले में भी कोरोना की दस्तक हो गई है। पहला कोरोना संक्रमित मामला उमरिया जिला में सामने आ चुका है। दरअसल उमरिया जिला वापस लौटा मजदूर कोरोना संक्रमित मिला है। ये मजदूर मुंबई से उमरिया लौटा था और इसका सैंपल लिया गया था, जांच के लिए भेजा गया था लैब में और रिपोर्ट इस मजदूर की कोरोना पॉजिटिव आई है। हालांकि अभी तक कोरोना मुक्त था उमरिया जिला, लेकिन अब पहले मामले ने प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग की चिंता स्वाभाविक है कि बढ़ा दी है। और अब ये मजदूर किन किन के संपर्क में इस दौरान आया है मध्य प्रदेश में और उमरिया जिले में आने के बाद, ये जरूर महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग इसकी जानकारी जुटाने में लग गया होगा, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री खोजने में जुट गया होगा स्वास्थ्य विभाग, और जो लोग भी इसके संपर्क में आए होंगे उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा ताकि संक्रमण और लोगों तक ना फैले। और बड़ी खबर भोपाल से है, मजदूरों की घर वापसी हो रही है। गुजरात से श्रमिक स्पेशल ट्रेन हबीबगंज रेलवे स्टेशन पहुंची है। ट्रेन से करीब 200 मजदूर पहुंचे हैं। मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच हो रही है। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि भोपाल में मजदूरों की घर वापसी लगातार हो रही है और आज एक स्पेशल ट्रेन गुजरात से, जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है, वो भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंची है और इस ट्रेन के पहुंचने से पहले ही तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई थी मजदूरों की स्वास्थ्य जांच करने की और तमाम दूसरी व्यवस्थाएं। ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में ख्याल यहां पर लोगों को रखना है। जो मजदूर यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें रखना है। उनकी पूरी प्राथमिक स्वास्थ्य जांच की जा रही है, जरूरी किट उन्हें दी जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। देश में लॉकडाउन 4 शुरू होने में अब कुछ घंटों का समय बाकी है और 18 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन के लिए एमपी सरकार ने खाका तैयार कर लिया है। सरकार कुछ पाबंदियों के साथ ढील देने की तैयारी में है। रेड जोन में आने वाले इंदौर, उज्जैन और भोपाल में लॉकडाउन बढ़ाने और कंटेनमेंट एरिया में सख्ती करने की तैयारी है। कंटेनमेंट एरिया के आसपास के इलाकों को बफर जोन घोषित कर वहां सख्ती की जाएगी। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर दुकान और दूसरी गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति जारी की जाएगी। साथ ही कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परिवहन सेवा भी शुरू हो सकेगी। इतना ही नहीं, कंटेनमेंट एरिया के बाहर होटल खोलने का भी प्रस्ताव है, लेकिन रेड जोन में कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य हालांकि शुरू हो सकेंगे, लेकिन उसमें मजदूरों की संख्या को लेकर बाध्यता होगी। वहीं दफ्तर पूरी तरीके से खुल सकेंगे। प्रदेश सरकार ने फिलहाल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी हुई है और आगे भी हो सकता है कि ये फैसला जारी रहे। केंद्र सरकार से गाइडलाइन जारी होने के बाद प्रदेश में गाइडलाइन जारी की जाएंगी। जो जनप्रतिनिधियों से बात हुई है, जो वहां अधिकारियों से बात हुई है, मैंने भोपाल में खुद ने बात की थी, उज्जैन में मैंने खुद ने बात की थी। उन जनप्रतिनिधियों का
राय ये है कि जो कंटेनमेंट एरिया हमारे हैं उनमें थोड़ा बढ़ा के बफर जोन बनाने के बाद बाकी के स्थानों को खोला जाए, लेकिन उसमें मॉल नहीं खुलेंगे, उसमें टॉकीज नहीं खुलेंगी, उसमें स्कूल नहीं खुलेंगे, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ये अभी नहीं खुलेंगे। सिर्फ दैनंदिनी की गतिविधियों को हम इन रेड जो शहर हैं इनमें हम प्रारंभ करें, ऐसी रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजें, ऐसा उन्होंने उनका आग्रह। जो ग्रीन आगे बढ़ते हैं। आज अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, जिसके मुताबिक पूर्व सीएम अजीत जोगी की हालत में अभी कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। दिमाग की गतिविधियां बेहद कम है, उन्हें वेंटिलेटर के जरिए सांस दी जा रही है। नारायणा अस्पताल में भर्ती अजीत जोगी की स्थिति पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि अजीत जोगी की तबीयत अचानक खराब होने पर उन्हें रायपुर के नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जोगी तब से लगातार कोमा में हैं। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।